दोस्तों, आप सभी का भी जे एकेडमी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से मेवाड़ के शासक के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है, मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह। देखिए, मेवाड़ के जो शासक रावल रतन सिंह जो हैं, रावल समर सिंह के पुत्र हैं। हम ये मेवाड़ का इतिहास 36वां भाग में इसका जो है वर्णन देखने को मिलता है। इनका शासनकाल 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक रहा। तो अब जो फोटो में देख पा रहे हैं रावल रतन सिंह है। अब रावल रतन सिंह का जो जन्म है वो 12वीं सदी के अंत में होता है। 12वीं सदी के अंत में होता है, यानी 13वीं सदी की शुरुआत में। और रावल रतन सिंह राजपूतों के रावल वंश के वंशज थे। चित्रकूट यानी चित्तौड़गढ़ पर इन्होंने शासन किया और 1302 में पिता समर सिंह के स्थान पर गद्दी समर सिंह के बाद में इन्होंने जो है उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी संभाली, जो मेवाड़ के गुहिल वंश के वंशज थे। अब रानी पद्मावती ने जैसलमेर के 90 रानी पद्मावती जो थी वो जैसलमेर के 90 महारावल पुनपाल सिंह जी भाटी की पुत्री थी और रानी पद्मिनी की जो माँ थी वो सिरोही की जाम कुंवर देवड़ा थी। अब बहुत सारी बातें हैं रावल रतन सिंह और पद्मिनी से संबंधित। हमें देखने को मिलता है कि 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अगर हम देखें तो ये श्रीलंका सिंहद्वीप के राजा गर्दन सेन व रानी चंपावती की पुत्री बताई जाती हैं, जो कि ये बात हैरान कर देने वाली यानी सही नहीं है। तो सही इतिहासकारों को कुछ इस कवि लोगों ने जो है इस जो इतिहासकार है उसको तोड़ मरोड़ करके जो है अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से पेश किया, जो कि गलत है। जो कि तवारीख यानी उस तारीख को जो है इन्होंने ख़राब किया है। इसमें से सबसे गलत किस्सा जो है वो रानी अलाउद्दीन खिलजी का और अलाउद्दीन खिलजी का रानी के प्रतिबिंब को देखना, ये सबसे बड़ा है। जो पंडित गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामदास जैसे इतिहासकारों ने भी प्रसिद्धि पाने के हिसाब से जो है इन किस्सों को जो है गलत बताया है। अलाउद्दीन ने रणथंभौर जीतकर वापस दिल्ली लौट रहा था। ये देखिए क्या क्या इसके अंदर जो है गलत जानकारियां हैं। रानी पद्मिनी के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। उस समय अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर जीतकर वापस दिल्ली लौट रहा था तो रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर विराजे थे। मालिक हुकूमत जायसी की पद्मावत काव्य है के अनुसार अगर हम देखें तो पद्मिनी जी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जब कुछ इतिहासकार इसे काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है। इतिहासकार तो कुछ इतिहासकार जो होते हैं वो इस बात को सही ठहराते हैं। कुछ विगतियों के अनुसार रावल रतन सिंह के दरबार राघव चेतन के देश निकाला दिए जाने पर रतन सिंह के द्वारा, तो वो रतन सिंह से जो है बदला लेना चाहता है और वो बाद में जाकर जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और उसे जो है पद्मावती की सुंदरताओं के बारे में जानकारी देता है। और यही सुनकर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन ये जो जानकारी है ये काफ़ी हद तक सही नहीं है। तो कुछ कथकों में रावल रतन सिंह की अगर हम देखें तो 15 पत्नियों के बारे में बताया गया और उनसे अंतिम पत्नी उनकी पद्मावती थी। एक मनगढ़ंत कहानी ये भी है कि रानी पद्मावती के पीहर का एक मुलाजिम जो पहले दासी के रूप में आया करते थे, तो वो चित्तौड़ आया हुआ था और वो एक जादूगर था। उसने रावल रतन सिंह को खुश कर दिया अपने जादू से। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रावल रतन सिंह इससे नाराज हुए और उन्होंने अपनी सेवा से इसे खारिज कर दिया। तो ये मुलाजिम दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी
के दरबार में गया और वहाँ जाकर इसने जादूगरी दिखाकर सुल्तान को खुश किया। और उसी प्रकार से इसने भी जो है पद्मावत के बारे में बताया। और रतन सिंह को वो एक खत लिखता है अलाउद्दीन खिलजी, और उस खत में पद्मावती को दिल्ली भेजने की बात कही जाती है। और फिर रतन सिंह की तरफ जैसे जो खत जाता है तो उसको पाके ही अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की ओर कुछ कर देता है। तो ऐसी कई भ्रांतियाँ फैली हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में आने की सही जो वजह है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाही फौज लेकर चित्तौड़ के करीब आया तो रावल रतन सिंह फौजी टुकड़ियों में महलों से बाहर निकलकर कई छोटी छोटी लड़ाई और रतन सिंह ने लड़ी। तो आखिरकार थक हार कर अलाउद्दीन खिलजी जो है जीता नहीं जा रहा था उससे, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है और वो उनकी जो रणनीति होती हैं हमेशा से चित्तौड़ के शासकों की रणनीति अलग रही है, क्योंकि कम सैनिक और किस प्रकार से बड़ी सेना के साथ में लड़ा जाए, तो वो उनसे जीत नहीं पाते थे आमने सामने की लड़ाई में। रावल रतन सिंह को खत लिखा कि हमें हमारे कुछ आदमियों समेत जो है एक मैत्रीपूर्वक बातचीत करने के हिसाब से वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है। तो रतन सिंह ने उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और अलाउद्दीन खिलजी 100-200 आदमियों समेत जो है दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है। अब रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में बातचीत होती है, भोज निमंत्रण के अनुसार भोज वगैरह होता है। उसके बाद में वापस वो जो है लौटता है। तो लौटते समय रावल रतन सिंह उसे छोड़ने के लिए दुर्ग तक से बाहर आते हैं और उस समय छुपी हुई जो उसकी फौज होती है वो मौका पाकर रावल रतन सिंह का अपहरण कर लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। तो 1303 ईस्वी किले वालों ने अलाउद्दीन के डेरों पर जाकर कई बार जो है मतलब किले के जो लोग थे सैनिक थे उन्होंने आक्रमण किए, रतन सिंह को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार अलाउद्दीन से जो है किसी भी प्रकार से बात नहीं बनती और अलाउद्दीन उनको पद्मावती के बदले रावल रतन सिंह को छोड़ने की बात कहता है। देखिए इतिहासकार में ऐसे कई लोग हुए हैं, कई वीर हुए हैं जिनका नाम एक साथ आता है। देखिए हम अगर बात करें जयमल और पत्ता, जैता कुंपा, सल्ता सोम, इसी तरह रानी पद्मावती के समय में गोरा बादल नाम के योद्धा सबसे प्रसिद्ध थे। यानी रतन सिंह के समय में जो महान सुरवीर जो योद्धा उस समय थे उनकी सेना में वो गोरा और बादल थे। तो गोरा और बादल ने चित्तौड़ के सभी सरदारों से सलाह मशवरा किया कि किस तरह से रावल रतन सिंह को छुड़वाया जाए। देखिए बहुत सारी बातें हैं गोरा बादल के बारे में भी, तो समय के अभाव के कारण इतनी सारी बातें एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। फिर कभी किसी वीडियो में मैं गोरा और बादल के बारे में आपको बताऊंगा। गोरा और बादल ने एक योजना बनाई और योजना ये क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी को एक खत लिखा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को जब खत लिखा जाता है तो उसमें कहा जाता है कि रानी पद्मिनी एक बार रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हैं, इसीलिए वह अपनी सैकड़ों दासियों के साथ में आएगी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है तुरंत इस प्रस्ताव को पास कर देता है, क्योंकि वो पद्मावती के आने की खबर सुनकर जो है काफ़ी खुश हो गया था। कुल 800 टोलियाँ तैयार की जाती हैं उस समय, और उस 800 टोलियों में की अगर हम बात करें तो हर एक के लिए 16 राजपूत कहारों के भेष में थे। मतलब कहारे जब कंधे पर उठाने वाले होते हैं तो मुकरंद किए गए। और अब देखें कि देखो बड़ी टोलियों के लिए जो है 4 की बजाय 16 कहार की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह हजारों राजपूतों ने टोलियों में हथियार छुपा के रखे और अलाउद्दीन खिलजी के डेरों की तरफ प्रस्थान किया। गोरा बादल भी इन्हीं के साथ चलते हैं और कई राजपूतों के समेत सबसे पहले रावल रतन सिंह के पास में वो पहुंचते हैं और उस समय जनाना बंदोबस्त देखकर, मतलब स्त्रियों के वेश में गए थे, तो इस प्रकार उसको देखकर शाही जो
फौज थी वो पीछे हट जाती हैं और गोरा बादल ने फौरन राव रतन सिंह को जो है मौका देकर वहाँ से जो है घुड़सवारी करके चित्तौड़ की ओर रवाना कर दिया। राव रतन सिंह जाना नहीं चाहते थे सभी राजपूतों को अकेला छोड़कर, लेकिन गोरा बादल के कहने पर जो है वो फिर विवश हो जाते हैं और वो उनको चित्तौड़ की ओर जाना पड़ता है। राव रतन सिंह का राज्यकाल जो है 1301 से लाकर 1303 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने हमले का जो है आदेश दिया कि राव रतन सिंह अपने बंदी घर से छूट गया है और वो चित्तौड़ की ओर चला गया, यानी उसके कुछ साथियों ने उसे छुड़ा लिया है। तो सुल्तान के हजारों लोग कत्ल हुए। गोरा और बादल ने या उनके जो राजपूती सेना थी उन्होंने कई लोगों को जो है मार दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दृश्य को देखकर उस समय जो भयंकर जो युद्ध हुआ था उस दृश्य में सभी शाही फौज पीछे हट गई थी। कुछ हजारों की संख्या में राजपूत थे, बाकी काफ़ी अधिक बड़ी सेना शाही फौज थी, लेकिन फिर भी उनका साहस और वीर देखकर, गोरा बादल का साहस और वीर देखकर जो है वो शाही सेना पीछे हट जाती है। मतलब गाजर मूली की तरह गोरा बादल ने उनको काटना शुरू कर दिया था। तो अंतिम समय तक लड़ते हुए राजपूतों के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फरवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज को फिर एक बार तैयार किया और चित्तौड़ के किले पर हमला किया। इस समय अमीर खुसरो भी उनके साथ था, अलाउद्दीन के साथ में रहता है और पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ के इतिहास का एक पहला जौहर होता है। उसमें रानी पद्मावती के साथ में अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए सभी क्षत्रियों ने, यानी 1600 क्षत्रियों ने जो है रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर किया था, जो 18 अगस्त 1303 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब जैसे जौहर होता है, देखिए शाखा और जौहर ये दो बात इम्पोर्टेंट रही है मेवाड़ के शासनकाल में। जैसे केसरिया बांधकर जो है सभी राजपूत शाखा करते थे और महिलाएं जो होती थी वो जौहर करते थे। तो पुरुष जैसे ही अंतिम लक्ष्य होता है, मतलब अब ये है कि या तो सामने वाले को मार देना या फिर मर जाना, ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो सभी पुरुष मेवाड़ के सरदार शाखा करते थे और महिलाएं जौहर करते थे। तो उस जौहर के बाद में जो शाखा हुआ वो 6 महीने व 7 दिन की लड़ाई के बाद, मतलब इतना लंबा युद्ध चला, वो 6 महीने तक लंबा युद्ध चला और 7 दिन तक लगभग युद्ध चलता है। इसके बाद में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर विजय हासिल करता है, फतह हासिल करता है और हुक्म देता है कि कत्लेआम मचा दो, छोटा बच्चा बूढ़ा जो भी मिले उस सबको उसने गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। मेवाड़ के हजारों नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग अपने बेटे, और चित्तौड़ का देखो दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में चित्तौड़ का नाम चेंज किया, तो रावल रतन सिंह के शासनकाल में होता है ये युद्ध। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजयी होता है और वो चित्तौड़ का नाम खिजाबाद रख देता है, जो उसका बेटा था उस बेटे के नाम पर रख देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजाबाद रखा और रावल रतन सिंह ने पहले ही अपने भाई पेटोक को ये कहकर दुर्ग से बाहर निकाल दिया था कि यदि हम लोग मारे जाएं तो आप सब फिर से किले पर अपना अधिकार कर लें। तो एक सुरक्षित उनको किले से बाहर निकाल दिया गया।